ओके, तो इस वीडियो में हम स्टोरेज लिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने जो लिपिड का पहला क्लासिफिकेशन था लिपिड मैप्स के अकॉर्डिंग 8 लिपिड्स जो हमारे थे सारे कवर कर लिए थे, मेन जो हमें पढ़ने थे। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग लिपिड्स का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो पहला क्लासिफिकेशन आता है वो स्टोरेज लिपिड्स होता है। बेसिकली वो लिपिड्स जो कोई ऑर्गेनिज्म स्टोर करता है एज अ एनर्जी सोर्स। ओके, तो लिपिड्स जो है जो एनर्जी सोर्स के लिए स्टोर किए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, वो यूजुअली जो होते हैं वो फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। लिपिड्स दैट आर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स क्यों स्टोरेज लिपिड्स की तरह या यूज़ किए जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि जब फैटी एसिड डेरिवेटिव्स आपका उनका जब सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जब उन्हें ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूजुअली मान लो आपके पास लकड़ी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो कि सेल्यूलोस होता है, ठीक है। जब आप उसको बर्न करते हो, लकड़ी को बर्न करते हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोस में मोस्टली कार्बन होता है एंड ऑक्सीजन होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट ये जो कंबशन है, लकड़ी का जलाना, वुड की बर्निंग, वो अनकंट्रोलेबल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक। कोई ऑर्गेनिज्म जब क्या कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करता है, तो वो सेल्यूलर ऑक्सीडेशन होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। रैपिड या फास्ट कंबशन ना होने की जगह स्लो ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कंबशन में भी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज हो रही है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको जो है कोई ऑर्गेनिज्म अपने बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 या +1 होता है यूजुअली, ठीक है। अगर हम वो एकदम टर्मिनल वाले कार्बन को इग्नोर करें, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। अगर उसको इग्नोर किया जाए तो बाकी जो फैटी एसिड में जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ठीक है, उसमें जो कार्बन आइटम्स होंगे वो यूजुअली या तो दूसरे कार्बन आइटम से या हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, तो उन कार्बन आइटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो यूजुअली 0 होता है या 1 आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो कार्बन जो होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं फैटी एसिड या फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स में। जब सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है तो यही कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हर कार्बन आइटम जो है वो 2 ऑक्सीजन आइटम्स के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आइटम्स का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे देता है। तो इस लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कार्बन जाता है तो जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। फैटी एसिड डेरिवेटिव्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कार्बन का वो लो होता है, 0 या 1 होता है, ठीक है। तो 0 या 1 से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब 4 जाता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अभी हम कंपेयर करेंगे बाकी अदर मॉलिक्यूल से कि उनमें कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बट स्टोरेज लिपिड्स आप समझिए कि इसीलिए फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, और जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड तक उसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। अब स्टोरेज लिपिड्स जो है हमने 8 लिपिड्स पढ़ रखे थे ऑलरेडी, ठीक है। उसमें से जो स्टोरेज लिपिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म यूजुअली एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से एक जो होता है हमने पढ़ रखा है ट्राइग्लिसराइड्स, या जिनको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, ये एक्चुअली एक स्मॉल क्लास ऑफ लिपिड होता है जिनको हम वैक्सेस कहते हैं, ठीक है। हमने इनको एक्सप्लिसिटली लिपिड मैप्स में नहीं पढ़ रखा है, बट अभी हम इसको देखेंगे, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब पहला जो कैटेगरी है उसको हम देख लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिनको हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो आपके एनर्जी स्टोरेज में भी काम आते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। जो बॉडी की हीट होती है उसको बॉडी के अंदर ट्रैप रखते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब अगर आपको याद होगा, और अगर आपको नहीं याद है, आप चाहो तो अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप ट्राई ग्लिसराइड्स वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें सारे आपके जो पोलर ग्रुप होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है, वो नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। क्योंकि जितने भी अल्कोहल ग्रुप थे ग्लिसरॉल के, और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप थे फैटी एसिड के, सारे जो है वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पोलर ग्रुप सारा खत्म हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो कम्प्लीटली नॉन पोलर होता है, ठीक है। नॉन पोलर है मतलब ट्राइग्लिसराइड जो होता है आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो अगर आप उसको वाटर में मिक्स करने की कोशिश करोगे
तो वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, वो एक सेपरेट लेयर या एक सेपरेट फेज़ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम ऑयली फेज़ कहते हैं। ठीक है, वाटर और ऑयल जो है वो दो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑयली फेज़ होगा वो ट्राइग्लिसराइड बनाएगा, और जो वाटर फेज़ होगा वो साइटोसॉल जो है वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जो जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है, जिसमें मोस्टली वाटर होता है, उसको हम साइटोसॉल कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होते हैं ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स, ये आपके क्या कहते हैं, ऑयली ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, ठीक है, इनसाइड एन यूकैरियोटिक सेल। ठीक, तो मोस्टली जो सेल के अंदर जो फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो आपका साइटोसॉल होता है, जो कि वाटर फेज होता है, क्योंकि उसमें मोस्टली वाटर होता है। ठीक है, वाटर होता है, प्रोटीन्स उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है, बट मोस्टली वाटर होता है। तो क्योंकि अब ट्राइग्लिसराइड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो वो अलग अलग ड्रॉपलेट्स या लोब्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो आप यहाँ पे क्लियरली जो है ट्राइग्लिसराइड का जो ऑयली ड्रॉपलेट या जो ट्राइग्लिसराइड का फेज़ है एंड साइटोसॉल का जो फेज़ है, उसको हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड को एज ऑयल ड्रॉपलेट्स अपने सेल के अंदर स्टोर करता है फॉर एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म सेपरेट फेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑयली ड्रॉपलेट्स, ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे ऑयली ड्रॉपलेट्स इन एक्वस साइटोसॉल, क्योंकि साइटोसॉल का मेजर कंपोनेंट पानी होता है, सर्विंग एज डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। तो जब उस यूकैरियोटिक सेल को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो ये ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ कराता है। कैसे ब्रेक कराता है वो अभी हम देखेंगे आगे। दूसरा क्या कहते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, उनमें एक स्पेसिफिक टिश्यू डेवलप हो चुकी है, ठीक है, जो फैट स्टोर करती है, ठीक है, उसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, और जो सेल्स उस टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं उनको एडिपोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के पास ये स्पेशल फैट सेल्स होते हैं, जिनमें क्या कहते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड या फैट जो है वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, एडिपोसाइट्स में। ठीक, और लार्ज अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्टोर होता है, ठीक है, जो नियरली जो है वो सेल को पूरी तरह से, फैट सेल को पूरी तरह से भर देता है। यहाँ पे एक नीचे इमेज लगी हुई है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन वाइट एडिपोज टिश्यू है। ठीक, जो वाइट कलर के जो आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं, यही आपका जो है वो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, ट्राइग्लिसराइड के ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, आपको हल्का हल्का पिंक कलर में या रेड कलर में यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, वो एक्चुअली इस वाइट एडिपोज टिश्यू के जो एडिपोसाइट्स हैं उनका न्यूक्लियस है। ठीक है, आप देख सकते हो कि सेल में इतना ज़्यादा फैट है कि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पुश हो चुका है। ठीक है, तो जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो उसमें मोस्टली फ़ैट ही भरा रहता है, इतना फैट होता है कि न्यूक्लियस एक साइड जो है आपका, मतलब एक कोने में सेल के पुश हो गया है। ठीक, तो वर्टिब्रेट्स जो हैं उन्होंने स्पेसिफिक एक सेल डेवलप कर लिया है जो फैट स्टोर करता है। प्लांट सीड्स जो हैं वो भी फैट स्टोर करते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करते हैं, क्योंकि जब वो सीड जर्मिनेट होने वाला होता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई सीड फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता है क्योंकि लीव्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो कुछ एन अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो सीड के अंदर स्टोर होते हैं, और जर्मिनेशन के टाइम पे उनको ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर सीड्स को अगर आप उनको प्रेस करके आप सनफ्लावर ऑयल निकाल सकते हो, या फिर कोई भी अदर सीड है, ठीक है, अगर आप उसको कंप्रेस करते हो उसमें से कुछ फॉर्म ऑफ ऑयल निकलता है, तो वो यही ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो जर्मिनेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज़ करते हैं, काम आते हैं। यहाँ पे जो आपको देख सकते हो, यहाँ पे एक ये कॉटलिडन सेल है, ठीक है, एक प्लांट के सीड का। ठीक है, जो ब्लैक या डार्क कलर में जो आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं वो प्रोटीन बॉडीज़ हैं। ठीक है, और प्रोटीन बॉडीज़ को सराउंड करने में लाइट ग्रे कलर में जो रीजन्स हैं, ठीक है, वो आपके ऑयल बॉडीज़ हैं। ठीक, तो ये प्लांट सेल का यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑयली बॉडीज़ हैं वो बेसिकली आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, सीड के अंदर भी ये स्टोर होते हैं। तो हमने 3 अलग अलग एग्जांपल देख लिए, एक यूकैरियोटिक सेल का, वर्टिब्रेट्स का और प्लांट सीड का, जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड एज एनर्जी रिजर्व्स स्टोर किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स कैसे ब्रेक होते हैं और उनसे एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम होता है उसको लाइपेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और लाइपेज एंजाइम जो है ये आपके ट्राइग्लिसराइड के हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है। ठीक, ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपको पता होंगे, ट्राइग्लिसरॉल्स हमने पिछली वीडियो में देख रखा है। ठीक है, बेसिकली आपका क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में आपके 3 OH होते हैं,
और जो ग्लिसरॉल का 3 OH होते हैं वो आपके फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एस्टर लिंकेज बनाते हैं और वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पिंक कलर में मैंने लाइन दिखा रखी है ये आपकी एस्टर लिंकेज है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपको ट्राइग्लिसराइड बनाना होता है तो ग्लिसरॉल का तीनों OH और फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं, वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है, और एस्टर लिंकेज बनती है, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आपका बनता है। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट उसका अपोजिट प्रोसेस कराने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे एस्टर लिंकेज बनाने के लिए वाटर का रिमूवल होता था, यहाँ पे हम वाटर को क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे। जो एंजाइम इसको कैटलाइज कराता है वो आपका लाइपेज एंजाइम होता है। तो मान लीजिए एक एक स्टेप हम करके दिखा रहे हैं। तो अब अभी हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। ट्राई एसाइल का मतलब 3 फैटी एसिड लगे हुए हैं, ठीक है। तो लाइपेज आएगा, एक्ट करेगा, वाटर को लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। ग्लिसरॉल को वापस से OH मिल जाएगा और जो फैटी एसिड है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक। और मैंने बताया था कि एनर्जी रिलीज़ होती है, ओके। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि आपका जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो रहा है दोनों जगह। तो यहाँ पे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो डाईएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लाइपेज यही प्रोसेस 2 बार और कराएगा। तो हम डाईएसाइल ग्लिसरॉल लेंगे, ठीक है। डाईएसाइल ग्लिसरॉल है हमारे पास। लाइपेज क्या करेगा, वापस से वाटर को ऐड करेगा, एक और फैटी एसिड को रिमूव करेगा। आपको यहाँ पे मोनोएसाइल ग्लिसरॉल मिल गया जिसमें केवल एक ही फैटी एसिड है। लास्ट स्टेप में मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो है वहाँ पे लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड को रिमूव करके ग्लिसरॉल में OH लगा देगा, फैटी एसिड मिलेगा और आपको एनर्जी रिलीज़ होगी। हर स्टेप में आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। इन तीनों रिएक्शंस को आप चाहो तो ऐडअप करके एक बार में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐडअप जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपके पास एक ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है। वाटर आपका यहाँ पे यूज़ होगा, लाइपेज एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। यहाँ पे एक्चुअली 3 वाटर होना चाहिए, ठीक है। लाइपेज जो है वो आपके रिएक्शन को कैटलाइज करेगा एंड आपको ग्लिसरॉल मिलेगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ होती है। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में आपकी जो है टिपिकल कोई भी ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल अराउंड 38 किलो जूल पर ग्राम या 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, किलो जूल पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम। तो 38 किलो जूल पर ग्राम या 9 किलो कैलोरी पर ग्राम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपका ये प्रोसेस रिलीज़ करता है, ठीक है। तो काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर ग्राम, ठीक है। अगर 1 ग्राम आपके पास ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है तो इससे इतनी एनर्जी जो है आपकी रिलीज़ होती है। तो काफ़ी हाई एनर्जी डेंसिटी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इसको स्टोर करता है स्मॉल अमाउंट्स में तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे हम देखो आपको बताएंगे कि जो ट्राईएसाइल ग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, वो बेटर एनर्जी स्टोरेज क्यों होते हैं ओवर पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि ग्लाइकोजन या स्टार्च। तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि अगर किसी को तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, फटीग हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। ग्लूकोज जो होता है आपका सिंपल शुगर होता है, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली उसको भेजा जा सकता है क्योंकि तुरंत जो है उसका ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का और तुरंत एनर्जी रिलीज़ होती है। तो क्विक एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। बट जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। क्यों उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हैं आपके शुगर्स, ठीक है, उसका रीज़न हम बताते हैं। तो मैंने, अगर आपको याद होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में जितने ज़्यादा जितना ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे फैटी एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड में हमने बताया था कि जो कार्बन एटम्स थे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, 0 या 1 में, क्योंकि यूजुअली फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन, कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, तो उसमें कार्बन या तो दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, 0 या 1 होता है। जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से कार्बन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में जाता है, ठीक है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। फैटी एसिड के केस में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 38 किलो जूल पर ग्राम या 9 किलो कैलोरी पर ग्राम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। बट अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करी जाए, ग्लाइकोजन या स्टार्च या बेसिकली शुगर की बात करी जाए, तो शुगर मॉलिक्यूल में आपने देखा होगा कि काफ़ी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है साथ में, ठीक है। बेसिकली आपके जो शुगर्स होते हैं उनमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स अबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एटम जो है आपके ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड रहता है। तो पॉलीसेक्राइड में या इन जनरल शुगर्स में जो कार्बन एटम होता है, ठीक है, वो लेस रिड्यूस्ड होता है। लेस रिड्यूस्ड मतलब ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो उनमें कार्बन एटम जो होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि +2 या हो सकता है +3 में भी होता है। तो +2 से +4 या +3 से +4 उतना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं आ रहा है जितना फैटी एसिड में आ रहा था, ठीक है। फैटी एसिड में 3 या 4 से ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ सकता है, पॉलीसेक्राइड में केवल 2 से बढ़ सकता है या 1 से इंक्रीज़ कर सकता है।
तो उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। अगेन रीज़न मैंने आपको बता रखा है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा कार्बन के, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में 4 का इंक्रीज़ आ रहा है। पॉलीसैकेराइड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 का इंक्रीज़ आ सकता है। ठीक है, तो आप एनर्जी में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉलीसैकेराइड जो है वो रफली हाफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज़ कर रहे हैं पर ग्राम, 17 किलो जूल पर ग्राम या 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। जबकि सेम अमाउंट ऑफ आपका फैटी एसिड जो है वो पॉलीसैकेराइड के कंपैरिजन में दुगना एनर्जी, ठीक है, दुगने से भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, किलो कैलोरी में देखो, किलो जूल में अगर आप देखो तो 17 टू 34 होता है, किलो कैलोरी में देखो तो 4 टाइम्स टू 8 होता है। तो फैटी एसिड दोनों ही केसेस में आपका ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। एग्ज़ाम में अगर आप आएगा तो इसको आप ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में कि सिंस कार्बन आइटम्स इन फैटी एसिड आर मोर रिड्यूस्ड, ठीक है, फैटी एसिड में जो कार्बन आइटम होते हैं मोर रिड्यूस्ड होते हैं। मोर रिड्यूस्ड का मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, 0 या 1 होता है। देयर सेलुलर ऑक्सीडेशन रिलीजेस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कम्पेयर टू शुगर्स पर यूनिट वेट। मतलब उनका जब सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है ये चीज़, ठीक है, तो जो आपके जो फैटी एसिड होते हैं वो दुगना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर ऑफ द सेम वेट। ठीक है, पर यूनिट वेट मतलब सेम वेट का शुगर से दुगनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पर ग्राम लिख रखा है, ठीक है, तो अगर आप 1 ग्राम पॉलीसैकेराइड लोगे तो वो 17 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ करेगा, जबकि अगर आप 1 ग्राम फैटी एसिड लोगे तो वो 38 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ करेगा, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। और दूसरा रीज़न क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइग्लिसराइड जो है आपके बेटर एनर्जी स्टोरेज क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर्स। वो इसलिए कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। अगेन रीज़न हमने बता रखा है क्योंकि उनमें जितने भी पोलर ग्रुप्स थे वो सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके ख़त्म हो चुके हैं। तो ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल आपका ओवरऑल नॉन पोलर है, तो वो वैसे भी पानी से दूर भागता है, तो हाइड्रोफोबिक है एंड अनहाइड्रेटेड। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को पानी की ज़रूरत नहीं है, वो एज फैट ग्लोब्यूल्स एग्जिस्ट कर सकता है या ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल्स हमने पहले देख भी रखे हैं। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को जो भी फैट स्टोर कर रहा है या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल स्टोर कर रहा है उसको एक्स्ट्रा वाटर वेट कैरी नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म कैरी फैट एज फ्यूल डज नॉट हैव टू कैरी द एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन का एक्स्ट्रा वेट उस ऑर्गेनिज्म को कैरी नहीं करना पड़ रहा है। ठीक, जबकि पॉलीसैकेराइड जो कि शुगर्स होते हैं, ठीक है, उनमें हाइड्रेशन होता है, ठीक है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट होता है एसोसिएटेड विथ पॉलीसैकेराइड। इवन अगर आप सिंपल एग्जांपल देखो, अगर आप शुगर को थोड़ा मॉइस्चर वाली जगह में रखोगे तो आप देखोगे कि शुगर जो है वो थोड़ा सा वेट हो गया, गीला हो गया, क्योंकि शुगर जो है वो एटमॉस्फेयर से जो है आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए शुगर को यूजुअली क्लोज बॉक्सेस में रखा जाता है। तो बेसिकली वही होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर शुगर स्टोर करना है तो उसको वाटर ऑफ हाइड्रेशन को भी साथ में स्टोर करना पड़ेगा। कितना स्टोर करना पड़ेगा वाटर ऑफ हाइड्रेशन? 2 ग्राम पर ग्राम ऑफ पॉलीसैकेराइड। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म 1 ग्राम ऑफ पॉलीसैकेराइड स्टोर कर रहा है तो उसको साथ में 2 ग्राम वाटर भी स्टोर करना पड़ेगा। तो मतलब काफ़ी जो है उस ऑर्गेनिज्म को वेट कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ कराने के लिए एक्स्ट्रा वाटर वेट कैरी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा उस ऑर्गेनिज्म को। तो जो एनर्जी डेंसिटी है पॉलीसैकेराइड में वो काफ़ी कम है। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले तो वो एनर्जी उतना रिलीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम रिलीज़ कर रहा है और उसको कैरी करने के लिए हमको पानी का वज़न एक्स्ट्रा से कैरी करना पड़ रहा है। जबकि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स या फैट्स में क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम रिलीज़ करते हैं और एक्स्ट्रा कोई वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमको कैरी करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है। तो यही 2 रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज के लिए फैटी एसिड्स या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को प्रेफर करते हैं। इमीडिएट एनर्जी अगर आपको चाहिए रहती है तो देन हाँ ऑब्वियसली आपके जैसे कि ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया वो ज़्यादा बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इंसुलेशन की भी हमने बात करी थी कि ट्राइएसाइल ग्लिसराइड जो हैं आपके ऑर्गेनिजम्स को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल हैं जो आप बस देख लो, ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पोलर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। पोलर वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब हुआ जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो एनिमल्स रहते हैं काफ़ी ठंडे इलाके में, ठीक है, और अगर वो वार्म ब्लडेड है, ठीक है, मतलब उनको अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना है, ठीक, लाइक पेंगुइन, सील, वॉलरसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल जिनको एक सर्टेन टेम्परेचर अपने बॉडी का मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को स्टोर करते हैं अंडर देयर स्किन फॉर इंसुलेशन। स्किन के
जस्ट नीचे एक आपका फ़ैट का एक लेयर डिपॉजिट होता है, ठीक है। एंड ये फ़ैट जो होता है आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब हीट को ट्रैप करता है बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर हीट को नहीं जाने देता है। हाइबरनेटिंग एनिमल्स की बात करी जाए अगर, ठीक है, हाइबरनेटिंग एनिमल्स वो होते हैं जो जब ठंडी का मौसम आता है तो वो क्या करते हैं कि ठंडी का मौसम आने के पहले वो काफ़ी खाना खाते हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी फ़ैट स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से बॉडी फैट जो है वो बॉडी फैट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और यही बॉडी फैट जो होता है जब एनिमल हाइबरनेट करता है, मतलब एक तरह से एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक है। जैसे भालू होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी के मौसम में अपना सोते हुए गुजारता है, तो वो खाना नहीं खाता है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको उस डॉर्मेंट स्टेज में एनर्जी जो है, जो स्टोर्ड आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, उससे वो उसको एनर्जी मिलती है अपने बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने की। प्लस साथ में एक ये भी होता है कि जो आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है वो एज अ इंसुलेशन भी काम करता है, क्योंकि ठंडी का मौसम है हाइबरनेशन के टाइम पे। और लास्ट में माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स काफ़ी लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, सीजन्स चेंज होने पे, विच डू नॉट ईट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको खाना नहीं मिलता है काफ़ी समय तक, तो वो भी एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज, पहला स्टोरेज लिपिड हो गया ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। दूसरा स्टोरेज लिपिड जो मैंने बताया था कि वो वैक्सेस हैं, ठीक है। और वैक्सेस उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने उनको पहले नहीं बताया है, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं। जो बायोलॉजिकल वैक्सेस होते हैं वो एस्टर्स होते हैं, ठीक है। एस्टर हो गया तो आप समझ जाना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कराने वाला है एस्टर बनाने के लिए। एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन, ठीक है, मतलब 14 से 36 कार्बन, और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो जो फैटी एसिड है उसमें 14 to 36 कार्बन आइटम्स हो सकते हैं विथ लॉन्ग चेन, ठीक है। अल्कोहल में 16 to 30 कार्बन आइटम हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास फैटी एसिड है जिसका जो अल्काइल ग्रुप है वो 14 से 36 कार्बन का हो सकता है, और अल्कोहल है जिसका अल्काइल ग्रुप आपका 16 से 30 कार्बन का हो सकता है, ठीक है। अगेन फैटी एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, वाटर का रिमूवल होता है -H2O, एस्टर लिंकेज बनती है आपकी इस तरह से, जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है उसको हम वैक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे R और R' दोनों लॉन्ग कार्बन चेन है, ठीक है। तो जो वैक्स का मॉलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर आपको याद होगा, अगर किसी कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए जो वैक्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो यूजुअली ट्राइग्लिसराइड से ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने देख भी रखा होगा, जो पिछली हमने ट्राइग्लिसराइड वाली जो वीडियो डाली थी वहाँ पे हमने ट्राइग्लिसराइड के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी वहाँ पे हमने बताया था कि ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं अगर अनसैचुरेटेड होते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे वैक्स लाइक लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो वैक्स होता है आपका, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो यूजुअली वैक्स जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे जो बी हाइव का वैक्स होता है, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो वैक्स होता है, जो उसका वैक्स के अंदर आपका जो बी है वो हनी स्टोर करता है, तो जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है बी हाइव का वो वैक्स का बना होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे आपको ऑब्वियसली सॉलिड होता है, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है 60 to 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वो जाके मेल्ट होता है, ठीक है। या कैंडल वैक्स का अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, तो कैंडल वैक्स जो है आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है, तो वो मेल्ट होता है। और ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म जो वैक्सेस का इस्तेमाल करते हैं या वैक्स प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। तो जो आपके प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, जो प्लैंक्टन्स जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं समुंदर के अंदर, ठीक है, उनका जो चीफ स्टोरेज फ्यूल होता है वो आपका उनका वैक्स होता है, ठीक है। कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो अपने स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे वैक्सेस वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो वैक्स होता है आपका क्या कहते हैं, उनके हेयर और स्किन को प्रोटेक्ट करता है, वाटर प्रूफ रखता है और लुब्रिकेटेड रखता है, ठीक है। अगेन क्योंकि अगर आपको वैक्स समझ आ रहा होगा तो वैक्स जो है आपका ये कंपाउंड ओवरऑल जो है आपका एक तरह से नॉन पोलर है। रीज़न बीइंग कि आपके जो पोलर हेड्स थे, ठीक है, फैटी एसिड का OH और अल्कोहल का यहाँ पे H, ठीक है, ये दोनों आपका रिएक्ट करके वाटर बना के निकल चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लॉन्ग नॉन पोलर चेन्स हैं, ठीक है, दोनों R और R' दोनों लॉन्ग नॉन पोलर चेन है, ठीक। तो जो वैक्स होता है आपका नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो अगर आप इस पर वाटर ऐड करोगे तो ये वाटर रिपेलेंट की तरह काम करेगा, ओके। तो ये वाटर प्रूफिंग और लुब्रिकेशन का काम करता है वैक्स वर्टेब्रेट्स में, जो अपने स्किन से वैक्स को रिलीज़ करते हैं।
कुछ बर्ड्स जो हैं वो अपने फेदर्स को ड्राई रखने के लिए, ठीक है, ताकि उनके फेदर पे अगर पानी पड़े तो फेदर वेट ना हो जाए, फेदर्स को ड्राई रखने के लिए उनकी बॉडी जो है वो वैक्स सिक्रीट करती है, ठीक है, टू कीप देयर फेदर्स वाटर रेपेलेंट, ठीक। और कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो भी वैक्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उनका लीफ जो है, जो प्लांट का लीफ है, वो एक थिन लेयर ऑफ वैक्स से कवर हो जाए। तो इन केस अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो सकता है, तो प्लांट वाटर लूज़ कर सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जो प्लांट है वो अपने लीफ को एक वैक्स के लेयर से कवर कर सकता है, ताकि इवन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन से वाटर लॉस ना हो। तो वही लिखा है कि लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर कोटेड विद वैक्स प्रिवेंटिंग एक्सेस इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये हमारे दो स्टोरेज लिपिड्स थे, ठीक है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स एंड वैक्सेस, ये हमने पढ़ लिए हैं। स्टोरेज लिपिड्स में ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, ठीक है, बस आपको एक मेन जो है इसमें याद रखना है कि जो लाइपेज होता है वो आपके ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स को ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज करता है। एंड अदर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये पूछी जा सकती है कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स बेटर एनर्जी क्यों स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलीसेक्राइड्स। तो उनके जो 2 रीज़न थे वो आपको ध्यान रखने हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। मेन अगर कुछ एग्ज़ाम में आएगा तो इन्हीं 2 चीज़ों से आएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं।